भैरब सैनी पश्चिम बंगाल के बांकुरा गांव से हैं। भैरब 38 प्रकार की देसी सरसों की किस्में उगाते और उनका संरक्षण करते हैं। हम लोग अभी हमारा सरसों का खेत में खड़ा हूँ और ये हमारा पास 38 किस्म का सरसों का वैरायटी है। ऑल इंडिया से ये सीड हम लोग कलेक्शन किया और लगभग 5-6 साल ये काम कर रहा हूँ। हमारा जो नेटिव सरसों है उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशनल वैल्यू है। गत वर्ष अक्टूबर 2022 में जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी GEAC ने GM सरसों को खुले पर्यावरण में उगाने की इजाजत दी। GEAC पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्था है। दिल्ली विश्वविद्यालय स्थित सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स के प्रोफेसर दीपक पेंटल और उनकी टीम ने खरपतवार नाशक प्रतिरोधक HT DMH11 किस्म की सरसों और इसकी पेरेंटल लाइन को संशोधित किया है, जो कि जेनेटिकली परिवर्तित हैं। GM DMH11 भारत की पहली GM खाद्य फसल की किस्म है जिसे खुले पर्यावरण में उगाने की इजाजत मिली है। तो ये जीन परिवर्तित बीज है ना, वो एक विज्ञान की एक नई बहुत ऊंची एक शोध है। तो हर सजीव का अपना अपनापन है, हाँ, और उस अपनापन उसके अंदर के जीन्स से आता है। और ये इवोल्यूशन के दौरान उत्क्रांति के दौरान ये सब आया है। जो सजीव रहता है उसका अवयव है, पेशी है। पेशी यानी टिश्यू का एक सेल रहता है। सेल के अंदर एक सेल का सेंटर रहता है, कोश केंद्र कहते हैं। उसके अंदर कोशिका रहती है। वहीं पे जो DNA रहता है उसी में बदलाव करना, वो है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। कुदरत के साथ एक प्रकार से खिलवाड़ है जो कुदरत ने पहला कभी नहीं किया। ऐसा कुछ मनुष्य वैज्ञानिक अपनी लेबोरेटरी में ऐसा जीन परिवर्तन करते रहते हैं और पौधों में ऐसे बीज बनाए जाए, वो जो बीज बनते हैं उसको कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स। GM सरसों में मिट्टी में से मिलने वाले जीवाणुओं से निकाले गए 3 जीन हैं। ये 3 जीन बारनेज और बारस्टार नामक 3 प्रोटीन बनाते हैं। तो वो सिस्टम जो है 3 जीन अलग अलग पेरेंट में डालने से काम करती है, जिसको बारनेज, बारस्टार, बार जीन की BBB सिस्टम कहते हैं। मूल में आसानी से अगर समझना है तो वो है हाइब्रिड पैदा करने का और पेरेंटल लाइन, माता पिता को तैयार करने का एक वैज्ञानिक तरीका है। बार जीन एक मार्कर जीन है जो खरपतवार नाशक रसायनों से प्रतिकारात्मकता प्रदान करता है। जेनेटिकली परिवर्तित HT सरसों में खरपतवार नाशक रसायनों से बचने की क्षमता है। खरपतवार नाशक रसायनों के छिड़काव से मुख्य HT फसल को कोई नुकसान नहीं होगा, पर उसके आसपास उगे हुए अन्य पौधे और खरपतवार मर जाएंगे। ये हर्बिसाइड टॉलरेंट सरसों क्या है, जो मैंने पहले बताया, ऐसी फसल जिसके ऊपर इन खरपतवार नाशी का आप छिड़काव करो, फसल बच जाएगी। सभी और हर्ब्स और भी जो भी पौधे हैं खेत में वो मर जाएंगे। यानी कि आपका वीड भी मर जाएगा, आपका मिश्र फसल भी मर जाएगा। आपके आसपास खेती में जो और पौधे हुए हैं, बाड़ में हुए हैं, काम के हुए हैं, भाजी के रूप में जो कई बार इस्तेमाल करते हैं गरीब लोग, ये सभी मर जाएंगे। मीन्स हर्बिसाइड टॉलरेंट फसल इस देश में छोटे किसानों के लिए, इस देश के बिना ज़मीन रहने वाले गरीबों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। भारत सरकार ने कोर्ट में ये बयान दिया है कि DMH11 खरपतवार नाशक प्रतिरोधक HT फसल नहीं है, जो एक असत्य है। तो बाय डिजाइन, बाय इंटेंशन, बाय जेनेटिक मेकअप, बाय द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर, दिस इज 100% हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप। और सरकार कोर्ट में और रिसर्चर GEAC को और कोर्ट में ये कहते रहे हैं कि ये हर्बिसाइड टॉलरेंट फसल हमने तैयार नहीं की है। ये सरासर झूठ है। और उसमें एक डबल एनहांसर जीन भी डाला गया है। डबल एनहांसर यानी वो बार जीन जो है जिससे हर्बिसाइड प्रतिरोधक क्षमता पौधे को मिलती है,
उसकी 10 गुना ज़्यादा ताकत आए। There are many reasons to say that the very objective to develop GM सरसों is to promote herbicide tolerant सरसों in India. जेनेटिकली परिवर्तित पौधे सरसों परिवार के अन्य पौधों को भी जेनेटिक स्तर पर संक्रमित करते हैं। ये कोई ऐसी विज्ञान की ये शाखा जो बायोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो शाखा है, वो बच्चा पैदा करने वाली ताकत रखने वाली शाखा है। यानी केमिकल का मॉलिक्यूल वाला कोई पोल्यूटेंट ले आओ तो वो बच्चा पैदा नहीं करता है। कोई फिजिक्स में कुछ ऐसा कोई ध्यान में आता है कि भाई कोई प्रकार का लाइट, एलईडी लाइट से कोई नुकसान होता है, यू कैन विड्रॉ। मगर जेनेटिक इंजीनियरिंग में बच्चा पैदा करता है, बच्चा फैलता है, वो मुद्दा है ना, अनकंट्रोल हो जाता है वो। तो इसमें जो जीन डाला गया है, 2 जीन है, एक मेल स्टेरिलिटी वाला जीन और दूसरा है हर्बिसाइड टॉलरेंस वाला जीन। ये दोनों जीन्स आसपास के किसानों के खेत में फैलेगा, वाइल्ड रिलेटिव्स में जाएगा। कोई जैविक खेती करने वाला है तो वहाँ तक जाएगा, तो उसका नुकसान आसपास के किसानों को होने वाला है। जीएम सरसों भारत में अन्य जीएम फसलों के लिए भी द्वार खोल देगी और इस तरह की फसलें हमारे देशी बीजों को प्रदूषित कर देंगी। तो हमारे अंदाज से अगर किसी किसान ने ये DMH11 जेनेटिकली मॉडिफाइड हाइब्रिड का बीज बचा लिया और उसका खेती करने लग गया, तो करीब करीब 6% पौधे बाँझ होंगे। 100 में से 6 पौधे बाँझ हो सकते हैं। वो उसको कहते हैं वर्टिकल जीन ट्रांसफर। पीछे वाली पीढ़ियों में भी जीन जाएगा। HT सरसों किसानों को ग्लूफोसिनेट नामक खरपतवार नाशक रसायन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। सबसे ज़्यादा दिक्कत वाला कोई जीन है तो उसमें वो ये बार जीन है, जिससे जर्मन मल्टीनेशनल कंपनी बायर जो है उसने जो एक हर्बिसाइड बनाया है और फिर अब तो दुनिया भर में उसको बेचा जाता है, स्वदेशी कंपनियां भी उसको बेचती है। वो है ग्लूफोजिनेट। ग्लूफोजिनेट नाम का वीडीसाइड है और उसको बास्टा के नाम से भी कंपनी बेचती है। उसके प्रतिरोधक जीन है ये। भारत सरकार ने ये शर्त रखी है कि किसान जीएम सरसों पर खरपतवार नाशक रसायन का उपयोग नहीं करेंगे, पर विरोधाभास ये है कि जीएम सरसों खरपतवार नाशक रसायनों के उपयोग को बढ़ावा देगी। बीज और कृषि रसायनों के अंतिम उपयोग खेत में ऊपर जो होता है उसके ऊपर किसी का मॉनिटरिंग इस देश में नहीं है। आप कैसे कर सकते हैं कि ये कंडीशन रख देने से किसान उसके ऊपर बास्टा का छिड़काव नहीं करेगा? ज़रूर करेगा, और फिर वो जहर तेल में आएगा, खाने में आएगा, सरसों की भाजी में आएगा, पंजाब के लोग जो सरसों खाते हैं उसमें आएगा, पर्यावरण को नुकसान करेगा। हर्बिसाइड डालने से खेत में जो नुकसान होते हैं, केंचुए के ऊपर, ज़मीन के जीवों के ऊपर, मधुमक्खियों के ऊपर, जहाँ जहाँ हर्बिसाइड टॉलरेंट फसलों का फैलावा बढ़ा है वहाँ कैंसर बढ़ा है, बच्चों को बीमारियाँ बढ़ी है। भारत के 86% किसान छोटे और सीमांत हैं और उनमें से अधिकतर मिश्र खेती करते हैं। जीएम सरसों मोनोकल्चर यानी एक ही किस्म की खेती को बढ़ावा देगी, क्योंकि मिश्र खेती में खरपतवार नाशक रसायनों के उपयोग से आसपास की अन्य फसलें मर जाएंगी। किसान मिक्स क्रॉपिंग ही नहीं कर सकता है। इस देश की खेती को आप बिना मिक्स क्रॉपिंग वाली सोलो क्रॉपिंग बनाने चाहते हैं क्या? ये देश में 250-300 एकड़ के खेत थोड़े हैं जो मशीनों से 1-2 व्यक्ति से खेती अमेरिका और कनाडा की तरह हो जाती है। यहाँ तो 2-2 एकड़, 1-1 एकड़ के किसान हैं। उनके लिए तो मिक्स क्रॉपिंग उनकी जीवन का हिस्सा है। उसके लिए आप कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रखते हैं। तो अलग अलग तरीक़ों से सोशियो इकोनॉमिकली देखें, बायोडाइवर्सिटी की तरफ से देखें, मनुष्य और पशुओं के स्वास्थ्य के हिसाब से देखें, पर्यावरण में मधुमक्खियाँ और जलीय जीवों के हिसाब से देखें, हर प्रकार की व्यवस्था से देखें, तो हर्बिसाइड टॉलरेंट फसल, खरपतवार नाशी प्रतिरोधी फसल बहुत ख़राब चीज़ है। चौथा उनका जो दावा है ये स्वदेशी है। सही में ये जो ओरिजिनल बारनेट सिस्टम है वो बायर्स ने डेवलप की है, विदेश से लाई गई है। यहाँ कुछ मैनिपुलेशन ज़रूर हुआ है, उसमें थोड़ा सा खिलवाड़ उसके साथ किया गया है, मगर पूरी टेक्निक स्वदेशी नहीं कही जा सकती। ओरिजिनली इन्वेंटेड अब्रोड
और बाय मल्टीनेशनल कंपनी, जिसके ऊपर उसका बायर का बहुत सालों तक पेटेंट भी रहा है। आज वो चालू है कि नहीं, देखने का मुद्दा है। जीएम सरसों की जैव सुरक्षा जांच संबंधी दस्तावेज लोगों को मुक्त रूप से देखने हेतु जारी नहीं किए गए हैं। तो पहली बात यह है कि ये सारे डोजियर्स जितने भी 3 साल 4 साल उन्होंने टेस्टिंग किया है, बायोसेफ्टी के टेस्टिंग भी किए हैं, यील्ड का भी टेस्टिंग किया है, उन सारे डोजियर्स करीब 5-6 हज़ार पन्ने हैं, 30-40 डॉक्यूमेंट्स है, शायद 50 डॉक्यूमेंट्स है अलग अलग प्रकार के टेस्टिंग के। उन्होंने आम जनता को खुले में नहीं दिया। बीटी बैंगन के सभी डोजियर्स के सभी पन्ने वेबसाइट पे रख दिए थे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, ताकि जनता जाने कि सही टेस्टिंग हुआ है कि नहीं, वो पारदर्शिता रखी गई थी। इसमें भी मांगा गया तो नहीं दिया आरटीआई के अंदर। फिर कंप्लेन हुई, कमिश्नर तक कंप्लेन गई, कमिश्नर ने एक अधिकारी को जुर्माना दिया 25,000 रुपये का फाइन किया, फिर भी वो रिलीज नहीं हुआ। उतना ही हुआ कि कुछ 15 दिन या 10 दिन के लिए उस डोजियर को जनता के लिए उनकी ऑफिस में लोगों को पढ़ने के लिए खोला गया। मैं खुद गया था, मैं देखा, वो इसको पढ़ने को देखा, वो मुझे फ़ोटो भी नहीं लेने दिया, मुझे उसकी कॉपी भी नहीं निकाल दी, कि आप पढ़ सकते हो, अपना नोट बना सकते हो। मैंने 2-3 दिन निकाल के वो सब कुछ नोट करके मैंने देखा कि इस टेस्टिंग में कितनी गड़बड़ी है। और फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि इस देश में सही विज्ञान आए, उन्होंने हमें कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड भी की है कि किस किस प्रकार का टेस्टिंग हुआ। दिस इज़ हाउ आई नो कि इसमें कितनी गड़बड़ी है। जीएम सरसों की जैव सुरक्षा जांच ठीक से नहीं की गई है। इस देश में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक प्रोटोकॉल है कि नई किस्में जब आएगी तो उसको कैसे कंपेयर करेंगे। इस देश की अलग अलग एग्रो डाइवर्सिटी है, अलग अलग जोन में उसके एक्सपेरिमेंट होने चाहिए। सरसों का एक AICRP ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन सरसों चलता है। दुनिया देश भर की कई कृषि यूनिवर्सिटी उसके साथ जुड़ी हुई है। भरतपुर में उसका सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है। वो सारा एक प्रोटोकॉल है, उस सारे प्रोटोकॉल को बाईपास करके इसका टेस्टिंग किया गया। वर्तमान में भारत के पास खरपतवार नाशी सहनशील HT फसलों के परीक्षण के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है। अगर आपको सही में टेस्टिंग करना है हर्बिसाइड टॉलरेंट फसलों का, तो पहले तो प्रोटोकॉल बनाइए कि इस देश में हर्बिसाइड टॉलरेंट फसलों का टेस्टिंग कैसे होगा। वो आज देश में वो प्रोटोकॉल ही नहीं है। बिना हर्बिसाइड स्प्रे किए हाउ कैन यू क्लेम इट इज सेफ फॉर हनी बीज? एक भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया। और अब बारी बारी से कहा गया है, तब कहता है कि एक तरफ एनवायरमेंट रिलीज करो, दूसरी तरफ हनी बी के ऊपर उसको कंपेयर करें, उसकी इफेक्ट को देखेंगे। ये कैसे हो सकता है? वो मोंसेंटो, पेप्सी, बायर, उनकी वो पूरा जो विज्ञान का एक झूठ 6 दशक तक फैलाया गया है, उससे बाहर निकलने की आज ज़रूरत है। खेती का पूरा सोच और तरीका बदलना पड़ेगा। हमें केंचुए के खाद में, कंपोस्ट के खाद में विज्ञान नहीं लगता है, सिर्फ यूरिया में विज्ञान लगता है क्या? हमें अगूरा की पेरेंटल लाइन मेंटेन करने में विज्ञान नहीं लगता और बार्नेस बास्टार वाली में ही विज्ञान लगता है क्या? हमें नीम के पौधे से निकाले गए जंतुनाशकों से में विज्ञान नहीं लगता, मगर क्या हम एंडोसल्फान लाएंगे तभी विज्ञान होगा? क्या इस देश में ऐसा विज्ञान की ज़रूरत है जो लेबोरेटरी जनरेटेड है, फैक्ट्री प्रोड्यूस है और मार्केटेड है? उसी को विज्ञान कहेंगे? या किसान खुद अपने आप में कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट बना ले और बायोडाइवर्सिटी पैदा कर ले, देशी बीजों का रखरखाव करे? इस देश में 150 साल से, 100 साल से, 50 साल से विज्ञान की अलग अलग शाखाओं का विकास हुआ है। इससे पहले प्रकृति ने भी विज्ञान को डेवलप किया है। इससे पहले हजारों साल तक महिलाओं ने बीजों को संवार के विज्ञान का उपयोग किया है। इसको विज्ञान नहीं कहेंगे क्या? इस पूरी बात का अर्थ ये न होना चाहिए कि हम विज्ञान के विरोधी हैं, उत्पादकता को बढ़ाने के विरोधी हैं, देश को उसी पिछड़ी हुई परंपरागत खेती में ही रखने वाले हैं। ऐसे लोग हम नहीं हैं।
हम विज्ञान का पूरी जिम्मेवारी के साथ स्वीकार करना चाहते हैं, मगर जो वो विज्ञान चाहते हैं जो सही में कुछ कंपनियों को नहीं, सही में आम जनता को मजबूत बनाए। और वो विज्ञान ट्रांसपेरेंसी से आना चाहिए, वो विज्ञान पर्यावरण के साथ उसके संबंध को जोड़ कर आना चाहिए, सिर्फ मुनाफे के साथ नहीं। जीएम सरसों की पैदावार की तुलना 40 साल पुरानी कम पैदावार देने वाली किस्म वरुणा से की गई है, पर वर्तमान में DMH11 से अधिक पैदावार वाली कई किस्में किसान उगाते हैं। 40 साल पुरानी एक किस्म के साथ कंपेयर करके 28% ज़्यादा उत्पादन देगा, ऐसा कहा जाता है। हमने GEAC के सामने एक प्रेजेंटेशन किया था, इनमें बहुत सारी इन चीज़ों को GEAC के सामने रखा था कि आपको पता है कि गलत कंपेयर इस्तेमाल किया गया, कैलकुलेशन में गड़बड़ी की गई है। आप देखेंगे कि सीधा टोटल का एवरेज गलत लिखा गया है। टेबल के अंदर आप एवरेज निकालेंगे तो वो कहते हैं कि 2800 का एवरेज आता है, 2800 समथिंग। हम देखते हैं कि नहीं, ये एवरेज तो 2600 होता है। हाउ द डेटा वॉज मैनिपुलेटेड, डॉक्टर्ड। और ये विज्ञान की बात है, ऐसा थोड़ा चलता है इस देश में। भारत लगभग 55% खाद्य तेल आयात करता है। इसे कम करने हेतु हमें तेल वर्गीय बीजों का उत्पादन बढ़ाना होगा। पहली बात यह है कि इस देश में सरसों के तेल के बारे में भारत स्वावलंबी है, मोर और लेस। मगर वो सिर्फ एक सरसों का उत्पादन बढ़ाने से काम नहीं होगा। आपको मूंगफली का उत्पादन और तिल का उत्पादन, सोयाबीन का उत्पादन, इन सारे उत्पादन, उन तिलहनों के उत्पादन के ऊपर, और सिर्फ ज़्यादा उत्पाद देने वाली किस्म से उत्पादन नहीं बढ़ता है जब तक किसान उसका एकरेज नहीं बढ़ाता है। इस देश में 30 साल पहले भारत खाद्य तेलों में स्वावलंबी हो गया था, क्योंकि सरकार ने एक मिशन चलाया था तिलहनों के खेती को बढ़ावा देने के लिए। सरसों में उत्पादकता बढ़ाने का बहुत आसान तरीका है सिस्टम ऑफ मस्टर्ड इंटेंसिफिकेशन। किसानों ने 3-3 हज़ार, 3,500, 4,000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता ली है। ये क्या आप 2600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की GM टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं? अगर इस कान को मुझे पकड़ना है तो मैं ऐसा पकड़ूंगा, सीधी बात है। मुझे उत्पादकता बढ़ानी है तो मैं SMI करूं। मैं ऐसा टेढ़ा कान क्यों पकड़ता हूं? क्योंकि उसमें विज्ञान एक प्रोफेशन नहीं है, एक बिजनेस है। बीज का पूरा व्यवसाय किसानों के हाथ में रहे, वो ज़रूरी है। प्राइवेट कंपनियों का ज़रूरी है, मगर मल्टीनेशनलों का बिल्कुल ज़रूर नहीं है इस देश में। GM टेक्नोलॉजी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मगर GM टेक्नोलॉजी प्राइवेट छोटी देश की कंपनियों का काम नहीं है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि GM इज़ ब्रॉट टू इंट्रोड्यूस मल्टीनेशनल कंपनीज इन द सीड बिजनेस। तो लड़ाई आज तोप या बॉम्ब से नहीं होती है, आज लड़ाई बीजों से होती है। अगर आपको कुछ देश को नियंत्रण में लाना है तो आप उसके खुराक से नियंत्रण में लाइए। खुराक को कंट्रोल करने के लिए उसकी खेती को कंट्रोल करना पड़ेगा, और खेती को कंट्रोल करना है तो बीजों को कंट्रोल करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता पूरा देश नियंत्रण में आ जाएगा। हम देखते हैं कि GM जिस तरीके का साइंस है वो बड़ी कंपनियों को बीज के व्यवसाय में लाकर देश को कंट्रोल करने की साजिश है।